नीरज नोएडा की एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। वो बतौर उस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। वैसे नीरज का जो पैतृक गांव था, यानी कि उसका जो पैतृक घराना था, वो उत्तर प्रदेश का बहराइच था। लेकिन नीरज ने बीटेक की पढ़ाई की थी और वो जिस घर से खानदान से ताल्लुकात रखता था, उसके पिताजी गांव के एक अच्छे खासे जमींदार थे। घर में किसी बात की कोई समस्या नहीं थी। पूरे घर में नीरज अकेला था अपने माता पिता के, और माता पिता उसे बहुत लाड प्यार करते थे। लाड प्यार करके ही उसके जमींदार पिता ने उसे बीटेक की पढ़ाई कराई। अच्छा खासा जब उसने पढ़ लिया, तब उसने कहा कि बेटा देखो, अभी गांव में खेती किसानी का दौर नहीं रहा, अब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम भी जाकर बाहर कहीं इंटरव्यू दो और किसी अच्छी कंपनी में जॉब की तलाश करो। अब नीरज अपने गांव से काफी दूर नोएडा चला आता है, और नोएडा में कई जगह अपने मित्रों के साथ कई दिन इधर उधर गुजारता है, और उसके बाद कई कंपनियों में इंटरव्यू देता है। कुछ दिन बाद नीरज का सिलेक्शन हो जाता है एक कंपनी में, और उसमें वो बतौर 2 साल तक अपना काम करता है। और 2 साल काम करने के बाद उसे एक अच्छी खासी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी मिल जाती है, और वो अपने पुरानी कंपनी को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। अब वो जब नई कंपनी में आता है तो बहुत खुश होता है, और खुश होकर कुछ दिन नई कंपनी में काम करने के बाद घर जाता है। घर वो जब अपने गांव बहराइच जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने माँ बाप को बताता है कि वो सफल तो हो चुका है, और जिस कंपनी में जिस तनख्वाह पर वो पिछली कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी से अच्छी उसे कंपनी मिल गई है। तनख्वाह से ज्यादा उसे अब इस नई कंपनी में तनख्वाह मिलेगी। जब माता पिता ये सब सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी कंपनी में जॉब करे, अच्छा कमाए, अच्छी लाइफ स्टाइल अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन नीरज की जिंदगी में कुछ ही दिन बाद एक ऐसा तूफान आता है, जो तूफान उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर कर रख देता है, पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ था नीरज की जिंदगी में, और नीरज की जिंदगी में देखते देखते कैसे बर्बादियों का आलम आ गया, ये कहानी बहुत ही रोचक है, दिलचस्प है। कहानी दिल को छू लेने वाली है, और कहानी पूरी तरीके से सामाजिक है। ये आज नीरज की ही कहानी नहीं, भारत में बहुत सारे पुरुषों की और बहुत सारे महिलाओं की कहानी है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सामाजिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, फिलहाल हम कहानी को शुरू करेंगे। कहानी को शुरू करने से पहले मैं उन लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने पिछली कहानी पर हमें सपोर्ट किया था, अपना आशीर्वाद और प्यार दिया था। उनके नाम हैं राकेश श्रीवास्तव, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, संजीव है फरीदाबाद से, आचार्य मदन मुरारी है फर्रुखाबाद से, रतिलाल है बड़ौदा गुजरात से, और मुनीर अहमद कर्नाटका से हमारी कहानी देखते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मुलायम सिंह है संभल उत्तर प्रदेश से, सुनील खिल्लारे हैं तालुका आष्ठी से, और शाहीन लखनऊ से हमारी कहानी देखती हैं। सीपी उपाध्याय हैं जुड़ैयापुर पोस्ट कटावा जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। तो सीपी उपाध्याय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा देवी हैं अमृतसर पंजाब से, चंद्रभूषण सिंह सिंधिया समस्तीपुर बिहार से, बाबूलाल कुशवाहा राजगढ़ मध्य प्रदेश से, अश्वनी श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से, शहादत हुसैन छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर सरगुजा से, और कार्तिक कुमार है रामगढ़ झारखंड से। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें पिछली कहानी पर मिला था, और आप लोग जो ये कहानी को देख रहे हैं, आप लोगों से एक चीज बता दूं, अगर आपका प्यारा सा कमेंट हमारे इस कहानी पर आता है तो मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूंगा। फिलहाल बिना देरी किए हुए आज की कहानी पर वापस लौटते हैं। तब नीरज जब अपने घर पहुंचता है और अपने माता पिता को बताता है कि अब मैं एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा हूं, मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब हो गई है। क्योंकि नीरज देखने में अच्छा, खूबसूरत, सधी हुई बॉडी का हष्ट पुष्ट स्वस्थ दिखने वाला सुंदर सा एक नवयुवक था।
तब घर वालों की एक इच्छा होती है और हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि बेटा अगर अपने पैर पर खड़ा हो गया है तो उसकी अब शादी कर दी जाए। और यही चीज नीरज के माता पिता के साथ भी थी। नीरज के माता पिता भी चाहते हैं कि उसकी अब शादी कर दी जाए। अब नीरज कुछ दिन बाद छुट्टी काटता है और फिर अपनी कंपनी नोएडा चला आता है और नोएडा में अपनी नौकरी करने लगता है, अपनी जॉब करने लगता है, अपनी ड्यूटी करने लगता है। अब धीरे धीरे समय को पंख लग गए, धीरे धीरे नीरज को 1 साल गुजर गया, कब पता ही नहीं चला कंपनी में। अब उसे और कई कंपनियों से और अच्छे अच्छे पद पर जाने के लिए और अच्छी सैलरी पाने के लिए ऑफर आ रहे थे, लेकिन नीरज ने सोचा कि अभी 1 साल आया हूं, अभी 1 साल ही हुआ मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है और कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सैलरी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, घर का कोई खर्चा ज्यादा है नहीं क्योंकि पिताजी जमींदार हैं तो खेती बाड़ी से सब कुछ हो जाता है, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस नौकरी में सुकून है, तो अभी मैं कंपनी चेंज नहीं करूंगा। और नीरज अंततः कंपनी चेंज भी नहीं करता है। अब 1 साल बाद जब वो घर वापस जाता है तो दीपावली का त्योहार था। अब वो घर वापस जाता है तो देखता है कि घर की साफ सफाई पुताई वगैरह, पेंट पॉलिश पुट्टी वगैरह चल रहा था। वो अपना आराम से बैठता है, अपने पिताजी से बातें करता है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम शादी कर लो। तो नीरज कहता है कि पिताजी शादी तो कर लूं लेकिन जमाना बहुत खराब है और इस जमाने में बहुत सारी चीजें शादियों में देखकर करनी पड़ती हैं। तो नीरज का पिता कहता है कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैंने एक लड़की देख रखी है, लड़की सुंदर है, सभ्य है, पढ़ी लिखी है, लड़की के पिताजी नहीं हैं, लड़की अपने माताजी के साथ रहती है, खेती बाड़ी अच्छी है, वो भी जमींदार हैं और हमारे घर से मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी उनके घर की है। जब नीरज अपने पिताजी की सारी बातें सुनता है तो एक अच्छे बेटे की तरह वो कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर आपको सारी बातें पसंद हैं और आपको लड़की पसंद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके पिताजी अगर खत्म हो गए हैं, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। फिलहाल अब दीपावली बीत जाने दीजिए, मैं 10-15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, छुट्टी जाने के पहले मैं एक बार लड़की को देखना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ। तो नीरज का पिताजी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसकी माँ से बात कर लूंगा। और तुरंत ही फोन निकाल के नीरज का पिताजी उसकी माता से बात करता है। उसकी माता कहती है कि ठीक है दीपावली बीत जाने दीजिए भाई साहब, 2-3 दिन बाद जो है हम एक समय रख लेंगे, एक स्थान रख लेंगे, स्थान पर आप नीरज को लेकर चले आइएगा, मैं अपनी बिटिया कोमल को लेकर चली आऊंगी। अब समय तय होता है, 2-3 दिन बाद दीपावली बीत जाती है। इधर नीरज के पिताजी और उधर कोमल की माँ मीरा अपनी बिटिया को लेकर एक मंदिर पर मिलते हैं। दोनों आपस में बैठते हैं, दोनों आपस में बातें करते हैं। नीरज को समझ आता है कि लड़की जो है कोमल वो ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक कर रखी है, देखने में सुंदर है और शादी तो हमें करनी ही है और बात करने में भी अच्छी है, तो शादी कर लेनी चाहिए। अब नीरज अपने पिताजी को कहता है कि ठीक है पिताजी ये शादी तय है और हम शादी का मुहूर्त निकालते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और नीरज की शादी एक दिन हो जाती है। नीरज की शादी होकर जैसे ही कोमल उसके घर आती है तो नीरज देखता है कि कोमल अब माता पिता के कामों में हाथ बटाने लगी है। और नीरज इधर से नोएडा से करीब 3-4 महीने की कंपनी से छुट्टी लेकर जाता है कि सर मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मेरी शादी है, अब मैं 3-4 महीने बाद ही आऊंगा। क्योंकि नीरज जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में उसका एक अपना उत्तरदायित्व था, उस कंपनी में एक जिम्मेदारी की पोस्ट निभाता था, लेकिन चूंकि शादी थी इसलिए कंपनी वाले भी सोचते हैं कि अगर नीरज को 3 महीने की छुट्टी नहीं दी जाएगी तो ये कंपनी का एक अच्छा एम्प्लॉय है, ये छोड़कर कहीं चला ना जाए, इसके पास बहुत सारी कंपनियों से लगातार ऑफर आ रहे हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन ये नहीं जा रहा है। और अगर कंपनी से छुट्टी 3 महीने की नहीं देती है तो ये हो सकता है शादी के दबाव में इस कंपनी को छोड़ दे, इसलिए कंपनी ने नीरज को 3 महीने की छुट्टी दे रखी थी। अब 3 महीने जैसे तैसे वो अपनी पत्नी कोमल के साथ अपने घर पे गुजारता है। उसके बाद वो अपने ड्यूटी पर नोएडा फिर से वापस चला आता है। अब इधर क्या हाल थी, कोमल को नीरज की याद सता रही थी और नीरज को कोमल की याद सता रही थी। दोनों आपस में घंटों घंटों फोन पर चिपके रहते, लेकिन कुछ दिन बाद ही नीरज देखता है कि वह उसके ऊपर दबाव बनाने लगी है कि मुझे अब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ नोएडा चलूंगी। अब नीरज बहुत हैरान परेशान, वो समझ नहीं पा रहा था
कि अब ये कोमल को किसने सिखा दिया और कोमल ये किसके कहने पर कर रही है। जब ये सब चीजें देखता है तो कहता है कि कोमल तुम परेशान मत हो, मैंने इस साल की पूरी छुट्टी 3 महीने की काट ली है, कुछ दिन और रुक जाओ, मैं घर पर आता हूं, तब फैसला करता हूं कि आखिर क्या माजरा है, आखिर तुम्हारी क्या परेशानी है। और कुछ दिन बाद ही जब पूरा साल बीत जाता है तो वो अपने घर बहराइच फिर से वापस जाता है और इस बार देखता है कि गलती उसके माँ बाप में नहीं है, गलती उसकी पत्नी कोमल में है। दरअसल कोमल खाना पीना अपने सास ससुर को देने के बाद लगातार फोन पर ही चिपकी रहती थी, अपनी माँ से लगातार बातें करती रहती थी और माँ से कई बार वो अपने घर की हर छोटी मोटी चीजें बताया करती थी कि जैसे उसके सास ससुर क्या कर रहे हैं, जैसे वो अकेली क्या कर रही है। वो अपनी माँ से हमेशा कहा करती थी कि उसकी सासू माँ उसकी कोई भी सहायता नहीं करती, खाना बनाने में, कपड़ा धुलने में, किसी भी कामों में कोई सहायता नहीं करती। और कोमल की माँ मीरा उसे बार बार समझाती कि कोमल तुम इस तरीके से अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाओगी, अपने सासू माँ के ऊपर दबाव बनाओ या अपनी सारी चीजें अपने ससुर जी को बताओ या अपने पति नीरज को बताओ। अब कोमल अपने माँ के कहने से अपने घर की छोटी मोटी बातें नीरज को बताने लगी थी, नीरज के ऊपर दबाव बनाने लगी थी। नीरज जब कोमल के मुंह से, अपनी पत्नी के मुंह से सारी बातें सुनता है तो एक बार नीरज खुद सकते में आ जाता है। आखिर मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ अपने माँ के चलाने से चल रही है, ये इसकी माँ जो कह रही है ये अपने माँ के कहने से ही घर को तोड़ने पर, घर के बर्बाद करने पर लगी है। वो अपनी पत्नी कोमल को बहुत समझाता है कि देखो कोमल, ये सब अच्छी बातें नहीं है, मम्मी पापा अब बुजुर्ग हो चुके हैं और ऐसे में तुम्हें मैं अपने साथ अगर नोएडा लेकर चलता हूं तो हमारी अच्छी खासी खेती बाड़ी है, हमारा गांव में एक सम्मान है, लोग अच्छी नजरों से हमारे परिवार और हमारे फैमिली को देखते हैं। ऐसे में तुम्हें अगर मैं नोएडा लेकर चलता हूं तो हमारी समाज में बहुत बदनामी होगी। जब कोमल अपने पति के मुंह से ये सब बातें सुनती है तो नीरज को कहती है कि ऐसा है कि तुम्हें समाज और अपने माता पिता की बहुत ज्यादा परवाह है, मेरी तुम्हें कोई परवाह नहीं है, मैं चाहे जिस हालत में जिंदगी गुजारूं। अब नीरज सोच में पड़ जाता है और वो दो राय में पड़ जाता है, इधर अगर वो माँ बाप को छोड़ता तो इधर कोमल उसके हाथ से जा रही थी और अगर इधर कोमल को छोड़ता तो इधर माँ बाप हाथ से जा रहे थे। शायद ऐसी स्थितियां बहुत सारे पुरुषों के साथ आती हैं, वही स्थितियां आज नीरज के साथ भी बन चुकी थी, लेकिन नीरज कुछ समझ नहीं पाता है। अब नीरज जब अपनी पत्नी को ये सब समझाता है तो फिर शाम को अपने माँ से फोन पर चिपकती है तो सारी बातें बताती है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि देखो बेटा, अब समय बदल चुका है, अब सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, हमें उंगली थोड़ा टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ आप क्या कहना चाहती हो। तो मीरा अपनी बिटिया कोमल से कहती है कि तुम आज ही अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और सीधा घर चली आओ। अपनी माँ के कहने पर अपना सारा कपड़ा पैक करती है, एक सूटकेस में डालती है। इधर नीरज कहता है कि तुम बिना बताए कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ ने मुझे बुलाया है। तो वो कहता है कि तुम्हारी नजर में पति बड़ा है कि तुम्हारी नजर में तुम्हारी माँ बड़ी है। तब कोमल कहती है कि मेरी नजर में कोई बड़ा नहीं है, मेरी नजर में मेरी माँ बड़ी है। और नीरज बहुत हाथ पैर जोड़ता है कोमल के, लेकिन कोमल अब मानने वाली नहीं थी। कोमल सीधा अपना सूटकेस लेकर अपने मायके अपनी माँ मीरा के पास चली जाती है। नीरज कई बार कोमल को फोन पर समझाता है कि कोमल ऐसा मत करो, तुम वापस आ जाओ, लेकिन कोमल अब कहाँ मानने वाली थी। कोमल के मन में वही सब चल रहा था जो उसकी खुद की माँ उसे समझा रही थी। अपनी माँ के कहने पर कोर्ट में तलाक का केस दायर कर देती है और जैसे ही नीरज को ये नोटिस प्राप्त होती है, नीरज जब देखता है तो नीरज एक बार सोच में पड़ जाता है कि आखिर हमने ऐसा क्या किया है, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, हमने तो अपनी पत्नी कोमल को सिर्फ समझाया, लेकिन उसने तो हमें दहेज के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। वो कोमल को काफी समझाता है लेकिन कोमल समझने वाली कहाँ थी। कोमल की आंखें पूरी तरीके से बंद थी, उसका दिमाग पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था कि आखिर एक पति के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए और एक शादीशुदा पत्नी को
किस तरीके से, किस बर्ताव में, किस व्यवहार के साथ रहना चाहिए। धीरे कई सालों तक दोनों का तलाक का कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट में मामला चलता है और अंततः एक दिन आ जाता है जब दोनों का फैसला सुनाया जाना था कोर्ट में। आज कोमल और नीरज दोनों सुबह सुबह कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट में जैसे ही जज साहब कुर्सी पर बैठते हैं, दोनों के वकील काफी देर तक जिरह करते हैं। जिरह करने के बाद दोनों की तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। इधर कोमल की मां मीरा बहुत खुश थी तो उधर नीरज बहुत दुखी था। दरअसल इस 3-4 सालों के कोर्ट के केस में नीरज के माता पिता सोच सोचकर दुनिया को छोड़ चुके थे। तो जैसे ही कोर्ट के बाहर आते हैं, नीरज जैसे ही अपनी तलाकशुदा पत्नी कोमल से बात करने की कोशिश करता है, वैसे ही उसकी मां मीरा बोलती है कि देखो अब तुम ज्यादा बातें मत करो, ये रहे तलाक के पेपर और ये रहे उन सामानों की लिस्ट, जो जो सामान तुम्हारे घर से कोर्ट ने कहा है हमें वापस लेना है। नीरज कहता है कि ठीक है माताजी, कोई बात नहीं, जो जो सामान आपने शादी में दिया था वो सारे सामान आप ले लेना, मैं एक भी सामान नहीं रख रहा हूं। तो मीरा अपने बिटिया कोमल से कहती है कि बिटिया कोई गाड़ी बुक करो, हम लोग अभी सामान लेकर आते हैं। तो कोमल कहती है कि माताजी ऐसा है कि आप हॉस्पिटल चली जाओ, पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहां उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ नीरज के घर पर, वहां से सारा सामान लेकर आती हूँ। एक नहीं बेटा, मैं भी साथ में चलूंगी। तब कोमल अपनी माँ मीरा से कहती है कि नहीं माँ, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सक्षम हूं, मैं जाके लेकर आ रही हूं और मुझे ये भी पता है कि कौन कौन से सामान, गहने, हार, अंगूठी, जेवर कहाँ पे कैसे मैंने रखे हैं। आज मैं 3-4 साल का समय गुजर गया, उस घर में कदम तक नहीं रखी, तो मैं जा रही हूं अकेले, आपको चलने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसकी माँ मीरा अपने पति के पास चली जाती है हॉस्पिटल और फिर कोमल, नीरज अलग गाड़ी से जाता है और कोमल अलग गाड़ी से जाती हैं। कुछ देर बाद ही नीरज अपने घर पे पहुंच जाता है, अपने तलाकशुदा पत्नी कोमल का इंतजार करता है। कुछ देर बाद ही कोमल आ जाती है। कोमल हाथ में एक लिस्ट ली थी जिसमें सामान की पूरी लिस्ट थी, उसमें लिखा था कि क्या क्या सामान कोर्ट ने कहा है उसे अपने मायके ले जाने के लिए, यानी अपने माँ के घर ले जाने के लिए, जो जो सामान शादी में, जो जो सामान कोमल, अचानक से वो सामान को इकट्ठा करते करते कोमल थक जाती है और नीरज उससे कहता है कि क्या तुम पानी पीना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मैं पानी पीना चाहती हूँ। नीरज किचन में जाता है और एक गिलास पानी और एक कप में चाय लेकर आता है। वो पानी पीती है और जैसे ही चाय को अपने मुंह से लगाती है, वो सोचने लगती है कि कितना अच्छा था उसका पति। शादी के बाद जब वो 3 महीने की छुट्टी आया था तो उसके हाँ में हाँ मिलाकर चलता था, उसका कितना सहयोग करता था, अक्सर वो उसके लिए चाय बना दिया करता था। आज वो चाय जो शादी के बाद उसका पति बनाता था, वही चाय का स्वाद उसे आज भी मिल रहा है। कुछ भी नहीं बदला, कहीं भी नहीं बदला। और अचानक वो सोच में पड़ जाती है और बहुत दूर तक सोचने लगती है। सोचते सोचते उसके मुंह से निकलता है कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता। तब तक नीरज उसे होश दिलाता है, क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रही हो। तो कहती है दरअसल नीरज मैं सोच में पड़ गई थी। वो फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि कृपया इस घर को टूटने से बचा लो कोमल, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ। वो काफी देर तक सोचती है तो कहती है कि ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम्हें फिर से अपनाने के लिए तैयार हूं और सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं। तब वो कहता है कि कैसी शर्त। तो वो कहती है दरअसल तुम्हारा एक लड़की से जो संपर्क है, उस लड़की से तुम्हें संबंध का विच्छेदन करना पड़ेगा, संबंध तोड़ना पड़ेगा। जब वो उस लड़की के बारे में बताती है तो नीरज बताता है कि दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उसकी चचेरी बहन है, जिसके चाचा और चाची, यानी कि नीरज के चाचा और चाची बहुत पहले से खत्म हो गए थे। बाकायदा वो नीरज को राखी भी बांध रही थी, क्योंकि नीरज के उस बहन के माता पिता पहले से खत्म हो गए थे, इसलिए नीरज उनकी परवरिश मजबूरी में कर रहा था। उसको कई बार मीरा ने नीरज के साथ देखा था और वही अपनी बिटिया को बार बार बता रही थी कि नीरज का किसी और लड़की से भी संबंध है। कोमल नीरज से 1 घंटे का टाइम मांगती है और सीधा उसके घर पहुंच जाती है उस लड़की से। जब वो उस लड़की से सारी बातें पूछती है तो वो लड़की कहती है कि वो तो मेरे भाई हैं, हमारा उनका कोई ऐसा संबंध नहीं है।
कई फोटो, जो पुरानी फोटो थी रक्षाबंधन की, वो फोटो जब कोमल के सामने रखती है तो कोमल के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और फिर कोमल सीधा नीरज के घर आ जाती है और कहती है अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और उस सामान की लिस्ट को जैसे ही फाड़ना शुरू करती है, उसकी माँ मीरा आ जाती है और कहती है कि सामान अभी तक लोड नहीं हुआ, टेम्पू वाला आया नहीं। तो वो अपनी माँ मीरा से कहती है कि माँ अब ना सामान लोड होगा और ना सामान की लिस्ट मिलाई जाएगी और ना ही सामान यहाँ से मायके जाएगा। आपने जिसके साथ मेरी शादी की थी, अब मैं पूरी जिंदगी उसी के साथ काटूंगी, चाहे सुख में कटे या चाहे दुख में कटे, मुझे अब पूरी जिंदगी नीरज के साथ रहना है। जब ये बातें मीरा सुनती है तो अपनी बिटिया कोमल को समझाती है कि नीरज कभी नहीं सुधरने वाला, उसका एक लड़की से और संबंध है। तो वो कहती है कि माँ अभी 1 घंटे पहले मैं उस लड़की से मिलकर आई हूँ और वो लड़की नीरज की बहन जैसी है। आपने एक रिश्ते को कलंकित नहीं किया, आपने 2 रिश्तों को कलंकित किया और हमारी दोनों की जिंदगी टूटने के कागार पर, बर्बादी के कागार पर पहुंचा दी। आपको इन सब चीजों से क्या मिला? फिलहाल अब मीरा समझ चुकी थी कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं थी। नीरज और कोमल दोनों एक दूसरे को गले से लगाकर काफी रोते हैं। तो कोमल को पूरी तरीके से पश्चाताप हो चुका था कि उसने जो किया वो गलत किया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी नहीं है, ये आज की सत्यता है। आज बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि माताएं माँ हमेशा गलत होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे जिनमें तलाक का असली जरिया सिर्फ मोबाइल और लड़की की माँ होती है। ये कहने और सुनने में भले ही बुरा लग रहा हो, लेकिन समाज में आज ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। दोस्तों, फिलहाल आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी और पूरी कहानी आप किस जिले, किस गांव, किस प्रदेश, किस शहर से देख रहे थे, आप अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगली कहानी में आपका नाम जरूर लेंगे। है आपको एक नई कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।